4 नवंबर 1979। तेहरान की सड़कों पर गुस्से से भरी भीड़ थी, नारे गूंज रहे थे और फिर अचानक कुछ छात्रों ने अमेरिकी दूतावास की दीवार फांद दी। कुछ ही घंटों में दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत का प्रतीक माने जाने वाला वो दूतावास कब्जे में था। 52 अमेरिकी राजनयिक 444 दिनों तक बंधक बने रहे। ये घटना सिर्फ अमेरिका के लिए झटका नहीं थी, उसी दिन मध्य पूर्व की राजनीति की दिशा बदल गई। उसी क्रांति ने एक और देश के साथ रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ दिया, इजराइल। इस घटना की जड़ में थी ईरानियन रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति जिसने ईरान की पहचान, उसकी विचारधारा और उसकी विदेश नीति को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। 1979 से पहले ईरान और इजराइल खुले दुश्मन नहीं थे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था। उनकी सरकार पश्चिम समर्थक थी। इजराइल के साथ गुप्त सुरक्षा सहयोग, तेल व्यापार और खुफिया संपर्क मौजूद थे। दोनों देश एक साझा रणनीतिक समझ रखते थे। फिर क्रांति आई। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। नई सरकार ने इजराइल को अवैध राज्य घोषित किया और उसके साथ सभी संबंध समाप्त कर दिए। फिलिस्तीन के समर्थन को राज्य नीति का हिस्सा बनाया गया। इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध को वैचारिक और धार्मिक कर्तव्य बताया गया। दो देशों के बीच जो दूरी थी वो अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। 1980 का दशक शुरू होते ही ये टकराव एक नए रूप में सामने आया। सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि छाया युद्ध। 1982 में लेबनान में एक संगठन उभरा, हिजबुल्लाह। इस संगठन को ईरान का समर्थन मिला, प्रशिक्षण, हथियार और आर्थिक मदद। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कई हमले किए। इजराइल के लिए ये सीधा खतरा था, भले ही ईरानी सेना सीमा पर मौजूद नहीं थी। समय के साथ गाज़ा में सक्रिय संगठन हमास के साथ भी ईरान के संबंध मजबूत हुए। अब इजराइल को कई दिशाओं से चुनौती महसूस होने लगी। ये युद्ध खुला नहीं था, लेकिन लगातार था। इसे प्रॉक्सी वॉर कहा गया, जहां असली ताकतें पर्दे के पीछे थीं और लड़ाई जमीन पर अन्य समूह लड़ रहे थे। 2000 के दशक में संघर्ष ने एक और गंभीर रूप ले लिया, परमाणु कार्यक्रम। ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और ऊर्जा उत्पादन के लिए है, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देशों को आशंका थी कि ये परमाणु हथियार की दिशा में कदम हो सकता है। 2002 में ईरान के गुप्त परमाणु स्थलों का खुलासा हुआ, तनाव तेजी से बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं स्वीकार कीं और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को मंजूरी दी। बदले में प्रतिबंधों में राहत मिली, लेकिन इजराइल ने इस समझौते का विरोध किया। उसका कहना था कि यह समझौता ईरान को पूरी तरह नहीं रोक पाएगा। 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। प्रतिबंध फिर सख्त हुए, तनाव दोबारा बढ़ गया। इसी दौरान कई रिपोर्ट सामने आईं जिनमें साइबर हमलों और गुप्त अभियानों के जरिए ईरान के परमाणु ढांचे को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे। ईरान ने इन घटनाओं के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल ने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की, लेकिन अपने रुख में बदलाव भी नहीं किया। 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ और ये संघर्ष एक नए मैदान में पहुंच गया। ईरान ने सीरियाई सरकार का समर्थन किया, हिजबुल्लाह के लड़ाके भी वहां सक्रिय हुए। इजराइल ने कहा कि वो अपनी सीमाओं के पास ईरानी सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर कई बार हवाई हमले किए। सीरिया अब एक ऐसा क्षेत्र बन चुका था जहां दोनों देश सीधे युद्ध में नहीं थे, लेकिन लगातार टकराव में थे। 2020 के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। ड्रोन हमले, रॉकेट हमले, समुद्री घटनाएं, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। 2023 और 2024 के दौरान क्षेत्र में हालात और संवेदनशील हुए। गाज़ा में संघर्ष, लेबनान सीमा पर गोलाबारी और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाओं ने माहौल को और जटिल बना दिया। विश्लेषकों के अनुसार ये संघर्ष अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, ये पूरे मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन, सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी है, या धार्मिक विचारधारा की टकराहट, या क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा की लड़ाई? ईरान खुद को प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा मानता है,
इज़राइल खुद को अस्तित्व की चुनौती का सामना करता हुआ राष्ट्र मानता है। दोनों देश अपने अपने ऐतिहासिक अनुभव, सुरक्षा चिंताओं और रणनीतिक लक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेते रहे हैं। 4 नवंबर 1979 की वो घटना आज भी गूंजती है। जब भी क्षेत्र में कोई नई घटना होती है, जब भी परमाणु वार्ता रुकती है, जब भी सीमा पर तनाव बढ़ता है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं उसी क्रांति में जाकर मिलती हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसा अध्याय है जो लगातार लिखा जा रहा है, राजनीति, रणनीति और इतिहास की स्याही से।